अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम देखेंगे सीएसएस के पास पेपर्स में से एक ऐसे एक टॉपिक लेंगे, ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स। और ये टॉपिक 2021 में आया था शायद सीएसएस के पेपर में, और बहुत मोस्ट अटेम्प्टेड टॉपिक था। लोगों ने बहुत ज़्यादा किया, लोग बहुत ज़्यादा पास भी हुए। आई वाज वन ऑफ देम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ डबल एज sword एंड इट हैज़ बोथ प्रोस एंड कॉन्स इन पॉलिटिको इकोनॉमिक एंड सोशल पर्सपेक्टिव्स। तो क्या होता है जी ग्लोबलाइजेशन जो है, अकॉर्डिंग टू ऑथर जो कि मैं हूँ, तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक डबल आई स्वॉर्ड है। इसके फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। और किस डोमेन्स में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में और सोशल में। सो मैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि अगले मेरा जो ऐसे है उसके अंदर मैं अपनी जो प्रोस एंड कॉन्स हैं इन तीनों स्पोर्ट्स के अंदर लिखूंगा। उसके बाद जी हाउ एवर इट्स प्रोस ओवर पावर्स इट्स कॉन्स। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके जो फायदे हैं वो नुकसानों से ज़्यादा हैं। मैं कहने का मकसद ये था मेरा ग्लोबलाइजेशन का। अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक या कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द टॉपिक, उसके अंदर आप देखेंगे, आप लिखेंगे ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन लिख देंगे, उसका काम क्या होता है, कैसे होती है, ये थोड़ा सा आप ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट बता देंगे। ये टाइम एंड स्पेस कंप्रेशन है, मतलब कि आप यहाँ से बैठे यूएस के किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं स्काइप पे या व्हाट्सएप कॉलिंग पे, और आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे को देख रहे हैं। आप यूएस में बेटा फुल ब्राइट स्कॉलरशिप वाला यहाँ पर पाकिस्तान से किसी क्लाइंट का या किसी स्टूडेंट का वो इंटरव्यू ले रहा है वीडियो कॉलिंग के जरिए, और ऐसे महसूस हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। ये क्या है? इस ग्लोबलाइजेशन ने हमें टाइम एंड स्पेस से आज़ाद कर दिया है। प्रॉस देखें तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में सबसे पहले डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरह बैक इन टू 1400 ईयर्स अगो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुशावरती कौंसिल होती थी, वो अमीरुल मोमिनीन को चुना करती थी। आज यूएस के अंदर अगर आप देखें तो एक पॉपुलर वोट लेते हैं, कुछ एक पॉलिटिकल एलिट होती है, वो आगे फर्दर जो है वो अपना प्रेसिडेंट या जो भी होता है वो नॉमिनी वो सिलेक्ट करते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। पाकिस्तान के अंदर ये एक आम जो इंतखाबात होते हैं वहाँ पर स्पेसिफिक किस्म के इंतखाबात होते हैं, जिसके अंदर पहले एक इलीट को चुना जाता है, फिर वो इलीट फर्दर उस तरह जो कि अवाम के जो कंसर्न्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अपना नया लीडर चुनती है। तो जो इस्लाम था वो बेसिकली इसी कंसेप्ट के ऊपर था कि कुछ लोग होते थे जो फर्दर अपना जो अमीरुल मोमिनीन है वो चुना करते थे। फर्दर अगर देखें तो मल्टीलेटरल फोरम्स टू डिस्कस द इश्यूज ऑफ द वर्ल्ड, यूएन हो गया, G20। उसके अलावा मतलब कि आप रीजनल लेवल के ऊपर सार्क हो गया, आसियान हो गया, नेटो हो गया, नाफ्टा, इस तरह के जो जितने भी आपके सॉरी नाफ्टा नहीं, जो पॉलिटिकल फोरम्स हैं, यूरोपीय यूनियन हो गया। तो इस तरह के जो मल्टीलेटरल फोरम्स हैं वो क्या करते हैं, उनके ऊपर इश्यूज ऑफ द रीजन भी डिस्कस किया जाते हैं। और जो वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक यूएन या लाइक OIC, तो वहाँ पर जो मेंबर्स पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर्स कंट्रीज होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। फर्दर अगर हम देखें तो अब ये पॉलिटिकली तौर पर था, ये जो हमारे दो पॉइंट्स थे ये पॉलिटिकल पॉइंट पे थे। अब अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखें तो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैव बीन रेवोल्यूशनाइजिंग द वर्ल्ड। आप इसके अंदर CPEC देख लें, आप इसके अंदर जो चाइना के फर्दर जो कॉरिडोर्स हैं उनको देख लें, आप उसके अलावा यूरोपीय यूनियन देख लें, वो किस तरीके से बॉर्डर फ्री ट्रेड उनके अंदर है। आप इसी के साथ ही नाफ्टा देख लें। ठीक है, तो ये वैसे इधर मैंने लिख दे भी दिया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैव बिकम अ न्यू नॉर्मल। पहला था कॉरिडोर्स के बारे में, मतलब कि जो जिस तरीके से पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, इसी तरह EU के अंदर बने हुए हैं, इसी तरह आसियान के अंदर हैं, इसी तरह जो है मतलब कि ना दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ जो नेशंस होती हैं, जो ऐसे इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशंस हैं। अभी जो सऊदी अरेबिया है वो क्या बनाना चाह रहा है, वो इसी तरह का एक कॉरिडोर बनाना चाह रहा है, वो अपना जो न्यूम सिटी है उसके अंदर। इसी के अलावा अरब वर्ल्ड के अंदर भी कॉरिडोर्स बनाने की बात की गई है, जिसमें इवन के इसराइल तक को ऐड करने की कोशिशें की जा रही हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैव बिकम अ न्यू नॉर्मल, जिसमें नाफ्टा है, USMCO है, US एम सी ए, US, मैक्सिको एंड कनाडा। उसके अलावा यूरोपीय यूनियन के अंदर होते हैं साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं, RCEP भी रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, चाइना +15 जो चाइना
और यानी कि 5+10 है, ये 10 आसियान कंट्रीज हैं और 5 जो रीजनल पावर्स हैं, जिनमें चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, और एक दो और हैं, जापान भी है शायद। तो उन्होंने इकट्ठा एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनाया है ताकि वो फ्री ट्रेड कर सकें। उसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो सोशल पर्सपेक्टिव में कल्चर इन्फिल्ट्रेशन हैज हेडेड द वर्ल्ड टुवर्ड्स अ ग्लोबल विलेज। आप देख लें आज हम केएफसी, मैकडोनल्ड्स के अलावा तो हम अफ्तार ही नहीं करते, ठीक है। तो इन चीज़ों ने किस तरीके से किया, मतलब कि हमारी जो कल्चर इन्फिल्ट्रेशन हुई है हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा, इस लिहाज से अब मैं इस टाइम पैंट शर्ट पहन के बैठा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो एक ट्रेडिशनल लिबास है वो शलवार कमीज है, तो हमने उसको बुला दी है। इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमने ना कल्चरल अडॉप्ट कर दी हैं। मतलब कि अब मेरी आप लैंग्वेज के अंदर अगर देखें तो मैं उर्दू स्पीकिंग एक इंसान हूँ, मतलब कि मैंने इस नेशन के अंदर उर्दू सीखी है बेसिकली। लेकिन मेरा एक एक सेंटेंस भी कोई ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर मैंने कोई इंग्लिश का वर्ड ना बोला हो, ठीक है। तो ये जो कल्चर इन्फिल्ट्रेशन है, मतलब कि लैंग्वेज के लिहाज से देखने, आप ड्रेसिंग के लिहाज से देखने, आप फूड्स के लिहाज से देखने, तो ये बहुत ज़्यादा हो गई है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जिसके अंदर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है, फुल प्राइस स्कॉलरशिप्स आप देख लें, जो चाइना के अंदर अब जो स्कॉलरशिप्स हो रहे हैं, ईयू के अंदर जो जाने के लिए लोग कर रहे हैं, तो ये स्कॉलरशिप्स भी हमें बहुत ज़्यादा मिली हैं। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब इसके नुकसानात भी हैं, पहले फायदे थे तो नुकसानात भी हैं। न्यू कॉलोनियल माइंडसेट, स्टेट सॉवरेनिटी इज कम्प्रोमाइज, फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस, P5। अब रशिया यूक्रेन वॉर थी, पाकिस्तान ने रशिया का विजिट किया, उनकी गवर्नमेंट को डिसथ्रोन कर दिया गया। आल दो के इट वाज, मैं ये समझता हूँ कि चलो नेचुरल था सारा कुछ, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे मौके पे ही क्यों हुआ? ये पहले भी हो सकता था, या बाद में भी हो सकता था, उस टाइम ही क्यों हुआ? वो जब वहां से वापस आए हैं तो हालात खराब थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा 12 स्टेट्स की सोवरेनिटी के ऊपर अब हमारा आईएमएफ के साथ अगर आप डील देख लें तो किस तरीके से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा मसला है ग्लोबलाइजेशन के बनने की वजह से, होने की वजह से। सेल्फ डिफाइंड वेरिएंट ऑफ डेमोक्रेसी, तो यूएस ने अपने जो वेरिएंट्स हैं वो कर लिए हैं। उसके अलावा चाइना का अपना वेरिएंट है, रशिया का अपना वेरिएंट है। तो दुनिया के अंदर ना वो जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, उसके अंदर हर कंट्री ने अपना अपना एक वेरिएंट वो कर दिया। अब बंदा माने तो किसकी माने, और अगर एक ही मानेगा तो दूसरे से नाराज, दूसरे के मानेगा तो तीसरे से नाराज। सो दुनिया के अंदर जो ब्लॉकिंग है ना, वो भी बहुत ज़्यादा, ये ब्लॉकिंग जनरेट हो गई और वो नुकसानदेह है। सिमिलरली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखें तो लोकल इंडस्ट्री इज ऑन डिक्लाइन। आप देख लें कि चाइना आया पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री तकरीबन फ्लॉप हो चुकी है। आरसीईपी जो रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप था, उसके अंदर इंडिया क्यों ना गया? उसकी रीज़न यही थी कि वो कहता था कि अगर मैं चला गया तो मेरी जो लोकल इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगी, ठीक है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनको यूज़ किया जाता है टू डिक्टेट द कंट्री। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर आप टोयोटा देख लें, सुजुकी देख लें, तो इन्होंने रूल किया ओवरऑल पिछले 30 से 40 सालों में ना। तो बहुत ज़्यादा इनको, डैनी रोड्रिक ना, इन्हीं का ये जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज का, उनको ये कहता है कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन, उनकी वजह से जो स्टेट्स होती हैं वो मनोवर करती हैं इन द फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस, इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज, इन मल्टीपल जो पॉलिसीज होती हैं कंट्रीज के अंदर। उसके बाद इकोनॉमीज आर बीइंग कोलैप्स। अब फाइनेंशियल क्राइसिस किसी एक कंट्री के अंदर आते हैं, पूरी दुनिया डिस्टर्ब होती है। ट्रेड वार कोई एक कंट्री कर रहा होता है, लेकिन उससे पूरी दुनिया डिस्टर्ब होती है, ठीक है। अब आप देख लें कोविड-19 एक मुल्क के अंदर आया, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया इकोनॉमिकली। आप देख लें 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, पूरी दुनिया ने उससे दचके लिए थे, उनको मिला था, सॉरी दचके मिले थे। उसके बाद ये हीट ऑफ ट्रेड वार देख लें, यूएस चाइना के अंदर जो दरमियान ट्रेड वार है, इवन के जो महातिर मोहम्मद है उन्होंने यूएन के अंदर खड़े होकर कहा था कि इन दोनों जो जायंट्स हैं इनके लड़ने की वजह से हम जैसे डेवलपिंग वर्ल्ड के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो इनको चाहिए कि ये होश के नाखून लें। अब अगर फॉर एग्जांपल सोशल पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखा जाए तो ब्रेन ट्रेन, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अवाम है हमारी, जो हमारी स्किल्ड यूथ है, जो एजुकेटेड यूथ है, वो बाहर जा रही है, ठीक है। और फिर वो बाहर जो जा रही है वो वापस ना आने के लिए जा रही है, इस तरह की सिचुएशन है। अब ग्लोबलाइजेशन जो है उसका एक ये भी नुकसान है, मुल्क के अंदर से जो स्किल्ड यूथ होती है या वो वर्क फोर्स होती है वो चली जाती है। उसके बाद ये डिसरप्शन ऑफ लोकल कल्चर एंड वैल्यूज, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस तरह के नारे लग रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात की जा रही है। हमारे मुल्क के अंदर अब इस टाइम दो धड़े बन चुके हैं, एक बल्कि दो नहीं तीन है।
एक कंजर्वेटिव रिलीजियस, दूसरा जो एक नॉर्मल है, मतलब कि वो ना ज़्यादा रिलीजन की तरफ है ना ज़्यादा सेकुलरिज्म की तरफ है, वो सिर्फ एक कंसेप्ट ऑफ इस्लाम के ऊपर चल रहे हैं कि हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात, इसके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए। और एक है सेकुलर, वो कहते हैं नहीं, इस्लाम कुछ नहीं है, इस्लाम मेरा और अल्लाह का मामला है, सो मुझे इससे इसके ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिल रही हैं। तो ये क्या हुआ है, डिस्ट्रप्शन ऑफ लोकल कल्चर एंड वैल्यूज़। हमने अब अपने माँ बाप के लिए हमने भी ओल्ड होम्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इससे क्या होता है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी असरअंदाज होता है। अब इसके बाद ना मैंने आपको इन द एंड ये भी लिखा था कि जो है जो आपके पॉजिटिव हैं या प्रॉस हैं वो ओवर पावर करते हैं कॉन्स के। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अब यहाँ पर ना मैंने जो अपना ओरिजिनल ऐसे था उसके अंदर ये लिखा था, इंडिविजुअल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे मैंने इन्हीं एग्जांपल्स को दोबारा यूज़ किया। और मैंने कहा कि इंडिविजुअल लेवल पे जो इंसान का फ़ायदा है वो ज़्यादा है बनिस्बत नुकसान के। इसी तरह नेशनल लेवल पे भी मैंने यही किया और इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने ये किया। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस सारे एनालिसिस को अंडरस्टैंड करते हुए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये एक आर्ग्यूमेंट सिर्फ लिखते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे आप किस तरह इसको देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंसान को हेल्पफुल साबित होती है, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। और अनाउंसमेंट ये है कि मैं 350 प्लस जो वीडियोस हैं अपने चैनल के ऊपर डाल चुका हूँ, जिनमें इसी तरह की ऐसे की आउटलाइंस हैं, आईआर पोल, सॉरी आईआर है, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, सीएसएस की एक प्रॉपर ऐसे की मैंने सीरीज अपलोड की हुई है। बिल्कुल फ्री है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर चैनल आपके लिए बेनिफिशियल हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और स्टे ट्यून्ड रहें जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।